इस एआई समिट को एआई मेला कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा और ये सुनने में बिल्कुल ऐसा था जैसे 6 लेन एक्सप्रेसवे पर ई रिक्शा ओनली। इन सभी सवालों के बीच इंडियन रिफाइनरीज और इंडियन गवर्नमेंट अभी तक कोई भी क्लियर स्टांस नहीं ले पाए हैं। यानी देश की ज्यादातर आबादी जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए 2 व्हीलर्स पर सफर करने के लिए मजबूर है, उनके लिए मौत के दरवाजे खुले हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही सरकारें फ्री की चीजें बांटती रहेंगी तो लोग काम क्यों करेंगे। तो फिर डेमोक्रेसी के 4th पिलर यानी जर्नलिज्म को लेकर इस तरह का टैक्स रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक धर्म है और इसके सबके अपने अपने भगवान है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए ये अपील काफी असरदार साबित हुई है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं क्लियर कट वीकली का दूसरा एपिसोड, जहां आपको मिलेगी वो न्यूज जो डिजर्व करती है आपके व्यूज। शुरू करते हैं उस न्यूज से जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा, एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026। इस चर्चा के केंद्र में बहुत सारी चीजों को लेकर रहा, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। इस एआई समिट को एआई मेला कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। जैसे मेले में हैरान करने वाली चीजें मिलती हैं, इसमें भी थी। इस एआई समिट में हमें देखने को मिला ओनली कैश काउंटर और ये सुनने में बिल्कुल ऐसा था जैसे 6 लेन एक्सप्रेसवे पर ई रिक्शा ओनली। इसके अलावा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में इन्वेंट होने वाले कुछ नायाब गैजेट्स, जिसको देखकर बस हर कोई यही पूछ रहा था, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। और ये मेला इसलिए क्योंकि इसमें मेले जैसी भीड़भाड़ और भगदड़ थी। इसमें आम नागरिक और इनवाइटेड गेस्ट सब एक बराबर थे। देखो, इंटरनेट पर तो इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, अब हम इस पर बात करके जख्मों पर क्या ही नमक छिड़कें। तो बात करते हैं उस वजह की वजह से जिस वजह से ये समिट ऑर्गेनाइज की गई थी। क्या उसका हासिल रहा और क्या उसका वसूल। दरअसल ये एआई समिट पीपल प्लेनेट प्रोग्रेस के 3 सूत्र और 7 चक्रों पर बेस्ड था। 16 से 20 फरवरी तक भारत मंडपम में चलने वाला ये एक्सपो एक दिन और एक्सटेंड किया गया ताकि अटेंडीज के एक्सपीरियंस को बेहतर किया जा सके। ये बात सच है कि समिट में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इंडिया को ग्लोबल लेवल पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने इस तरह का समिट ऑर्गेनाइज किया और इतने बड़े लेवल पर गेस्ट और अटेंडीज को बुलाया। ना सिर्फ गूगल, मेटा, ओपन एआई जैसी बड़ी कंपनीज के सीईओज आए, बल्कि फ्रांस, ब्राजील के प्रेसिडेंट और स्पेन के पीएम तक ने इस समिट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस पूरे समिट के दौरान 9 बायलैटरल मीटिंग की, जिसमें 7 मीटिंग हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ और 2 मीटिंग बड़ी कंपनी के सीईओज के साथ। इस समिट की सारी सुर्खी आधुनिक गलगोटिया रिसर्च सेंटर ने ही लूट ली। लेकिन इसके अलावा इंडिया में जो एआई डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हुई है उसका भी अच्छा प्रदर्शन रहा, चाहे वो केजे स्मार्ट ग्लासेस हो, सर्वम एआई या फिर भारत जेन परम 2। इसी की बेसिस पर स्पेकुलेशन है कि इंडिया में अगले 2 सालों में $200 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इसमें से $90 बिलियन का कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यानी अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया जो टॉप 5 मार्केट प्लेसेस में से एक है, एआई स्टार्टअप का हब बन जाएगा। लेकिन हमारे इंडिया में एक परंपरा है कि कोई भी फंक्शन बिना कलेश के पूरा नहीं हो सकता, चाहे घर के शादी ब्याह का फंक्शन हो या फिर एआई एक्सपो। हुआ ये कि इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने इस समिट में जमकर बवाल काटा। प्रोटेस्टर्स ने अपनी टी शर्ट उतार दी और जमकर नारेबाजी की। इंडियन यूथ कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है और उन्होंने इस समिट के बहाने देश को बेच दिया। हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी इस समिट पर ताना कसते हुए कहा था, उन्होंने कहा था कि एक मिसमैनेज्ड इवेंट है जिसमें इंडियन टैलेंट को उभारने के बजाय इंडियंस का डाटा विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है और चाइनीज प्रोडक्ट्स शोकेस किए जा रहे हैं। बीते दिनों एक और खबर सुर्खियों में थी और वो थी अमेरिका से होने वाली ट्रेड डील। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया था कि इंडिया अब रशिया की जगह वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदेगा। हालांकि इंडिया ने इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, जिसमें से एक है रिफाइनरीज की हेजिटेशन। दरअसल इंडिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनमें से लगभग सारी का स्ट्रक्चर रशियन और मिडिल ईस्टर्न ऑयल के हिसाब से डिजाइन है, जबकि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है जिससे ऑयल फ्लो और प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा वेनेजुएला के क्रूड ऑयल में एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है जिसकी वजह से मशीनरी पर जंग लगने का खतरा है और साथ ही स्टोरेज स्ट्रक्चर की क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इन सभी सवालों के बीच इंडियन रिफाइनरीज और इंडियन गवर्नमेंट अभी तक कोई भी क्लियर स्टांस नहीं ले पाए हैं। इकोनॉमिकली बात करें तो इंडिया को अगर $10-12 पर बैरल का डिस्काउंट मिले तो इंडिया के लिए इंपोर्ट चार्जेस थोड़े कम हो सकते हैं कंपैरिजन टू रशियन एंड मिडिल ईस्टर्न ऑयल, लेकिन शिपमेंट चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस और स्टोरेज चार्जेस बढ़ जाएंगे। और आखिर में सवाल यह है कि इंडिया अमेरिका की डोमिनेंस एक्सेप्ट कर अपना घाटा करेगा, ये कोई ऐसा हल निकालेगा जिससे पैसे भी बचे और रिश्ते भी। आपने ये वायरल वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें एक माँ अपने 23 साल के बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत का इंसाफ मांग रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली के द्वारका में साहिल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई।
साहिल की मां का आरोप है कि जिस कार ने साहिल को टक्कर मारी वो रील बनाने के लिए कार दौड़ा रहा था, जिसका साहिल शिकार बन गया। लेकिन बात सिर्फ साहिल की नहीं है। इंडिया में हर 2 रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों में से एक मौत 2 व्हीलर सवार की होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 में लगभग 2.5 लाख रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ 2 व्हीलर्स के साथ हुए। यानी देश की ज्यादातर आबादी जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए 2 व्हीलर्स पर सफर करने के लिए मजबूर है, उनके लिए मौत के दरवाजे खुले हुए हैं। और इसकी सीधी वजह है उनके पास कम्यूट के लिए कोई बेटर ऑप्शन ना होना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी जैसे मुद्दे सरकारों के लिए कोई मायने नहीं रखते और इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना तो दूर की बात, उनकी ये प्रायोरिटी में भी नहीं है। उनका ध्यान फ्री की रेवड़ियां बांटने में जो है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉल आउट किया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बी के बढ़ते कल्चर को लेकर देश की तमाम पार्टियों को जमकर लताड़ा। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही सरकारें फ्री की चीजें बांटती रहेंगी तो लोग काम क्यों करेंगे। सरकार का काम है नौकरी देना, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना, ना कि लोगों को फ्री की चीजें बांटकर उनकी आदत खराब करना। देश के कई ऐसे राज्य हैं जो फ्री की रेवड़ियां बांटने में राज्य का सारा बजट खर्च कर देते हैं और विकास के काम करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तब की जब वो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। याचिका में 2024 के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स को चैलेंज किया गया था। लोग कह रहे हैं कि इंडिया में जर्नलिज्म बिक गया है, लेकिन जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं उससे पता चलता है कि अखबार का बिकना ही मुश्किल होता जा रहा है। देखो, इंडिया में हर साल 1.2 मिलियन टन न्यूज प्रिंट का कंजप्शन होता है, यानी वो पेपर जिस पर अखबार छपता है। अब इस 1.2 मिलियन टन में इंडिया सिर्फ 40% ही प्रोड्यूस कर पाता है, यानी सिर्फ 5 लाख टन। बाकी का 60% इंपोर्ट होता है। अब ये तो हुई एक परेशानी कि मीडिया हाउसेस को पेपर इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन दूसरी परेशानी शुरू हुई 2019 में, जब सरकार ने न्यूज प्रिंट से 0 से बढ़ाकर 10% टैक्स लगा दिया। हालांकि अगले 5 साल में फिर उसको 5% कर दिया गया, लेकिन ये 5% भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को काफी इम्पैक्ट करता है। और तीसरी परेशानी प्रिंट मीडिया के सामने डिजिटल रेवोल्यूशन तो है ही। अब सवाल ये है कि जब सरकार की तरफ से इलेक्टेड मेंबर्स को, जुडिशरी को और ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारे बेनिफिट्स और रिलीफ दिए जाते हैं क्योंकि वो जनता की सेवा करते हैं और जनहित में काम करते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी के 4th पिलर यानी जर्नलिज्म को लेकर इस तरह का टैक्स रिस्ट्रिक्शन क्यों? क्या जर्नलिज्म जनहित में कार्य नहीं करता? कभी कभी छोटी छोटी मिसालें ही काफी होती हैं ये समझाने के लिए कि भारतीय संस्कृति कितनी खूबसूरत है और इस खूबसूरती को बिगाड़ने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी ही एक मिसाल महाराष्ट्र के सोंडाला गांव ने पेश की, जहां ग्राम सभा ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में था कि गांव के अंदर जाति, धर्म, नस्ल या किसी भी तरह के भेदभाव को जगह नहीं दी जाएगी। गांव के सरपंच शरद अगाड़े की मौजूदगी में ये प्रस्ताव पास किया गया। गाँव वालों को कहना है कि इंटरनेट पर रोज रोज फैलते भेदभाव और जाति धर्म के नाम पर जहर घोले जाने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि संडोला गांव में इस तरह की सोच को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। गांव के सभी सार्वजनिक स्थल सभी के लिए पूरी तरह खुले हैं। गांव के जिला परिषद स्कूल के अध्यापक अशोक पंडित कहते हैं कि बच्चों को अगर नफरत से दूर रखना है तो शुरुआत स्कूल से होनी चाहिए। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो समाज के प्रति संवेदना और जागरूकता बढ़ाए। इंटरनेशनल लेवल पर जो रिलेशंस हार्ड पावर यानी पॉलिटिक्स के बेस पर बनते हैं वो वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन वहीं जो रिलेशन सॉफ्ट पावर से बनते हैं वो एवरलास्टिंग होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट है क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि एक धर्म है और इसके सबके अपने अपने भगवान हैं। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पिछले कुछ सालों से जेल में हैं और उनकी मेडिकल कंडीशंस बिगड़ती जा रही हैं। ऐसे में वो सभी रिलेशन जो इमरान खान ने बतौर प्रधानमंत्री बनाए थे वो या तो चुप हैं या वो उन्हें भुला चुके हैं, जबकि वो रिलेशन जो उन्होंने बतौर क्रिकेट कैप्टन और स्पोर्ट्समैन के तौर पर बनाए आज उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हुए हैं। सुनील गावस्कर, कपिल देव समेत दुनिया भर के 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से अपील की है कि वो इमरान खान के लिए जेल में सम्मानजनक एनवायरनमेंट इंश्योर करें। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए ये अपील काफी असरदार साबित हुई है। हमारे देश की सामाजिक संरचना में जॉइंट फैमिली कल्चर बसा हुआ है। बचपन से हमें जॉइंट फैमिली में रहना और एक दूसरे का सहारा बनना सिखाया जाता है, लेकिन जब ये ढांचा टूटता है तो इसका असर न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। बेंगलोर से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 76 साल के इसरो के रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पत्नी की जान ले ली। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। उनकी तीनों बेटियां यूएस में सेटल्ड हैं और वो बेंगलुरु में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते थे। खबर ये भी सामने आई है कि उनका मानसिक इलाज भी चल रहा था। तो दोस्तों, ये था वीकली एपिसोड का दूसरा एपिसोड। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।